हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भाषा होती है कई प्रकार की होती हैं। ये इन्हीं भाषाओं के अंदर हम अपने जो विचार हैं वो किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं, अपने विचार अपने भाव किसी को समझा रहे हैं, तो उनके अंदर सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो निभाते हैं वो निभाते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, ये विराम चिन्ह क्या होते हैं, ये आज आप इसके अंदर इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अपने भावों को स्पष्ट करने के लिए जहां जहां पर हमको रुकना पड़ता है कुछ देर के लिए, उन्हीं को ही क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में ही हम क्या करने जा रहे हैं, हिंदी भाषा में देखिए विराम चिन्ह जो है वो कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं और क्या होता है। देखिए मैं पहले आपको 3 वाक्य आपको समझा रहा हूं, तीनों वाक्यों को आप इसके अंदर इसके जो भाव है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, मोहन को रोको मत जाने दो, ये एक तो वाक्य पूरा है कि मोहन को रोको मत जाने दो। दूसरा है मोहन को रोको, यहां कोमा लग गया, मोहन को रोको मत जाने दो। ये कह रहा है मोहन को रोको मत जाने दो। एक तो सीधा सुस्पष्ट था कि मोहन को रोको मत जाने दो, एक कहा था मोहन को रोको मत जाने दो, एक ना कर रहा है मोहन को रोको मत जाने दो, एक स्वीकृति दे रहा है, एक परमिशन दे रहा है, एक परमिशन नहीं दे रहा है। तो ये क्या है कि सिर्फ इसमें जो विराम चिन्ह कोमा वगैरह जो अपने लगा दिए गए हैं, इससे हमारे भाव क्या हैं, बदल रहे हैं, स्पष्ट हो रहे हैं। तो इन्हीं के आधार पर हम देखते हैं कि विराम चिन्ह की जो डेफिनेशन क्या बनेगी। देखिए, भाषा को लिखते समय भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लगाए गए संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब लगाए गए संकेत चिन्ह क्या होते हैं, जैसे जैसे कोमा लगा दिया, जैसे फुल स्टॉप लगा दिया, पूरा डंडा लगा दिया, यही क्या होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं। इन्हीं चिन्हों को क्या बोलते हैं, विराम चिन्ह बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स हिंदी भाषा में विराम चिन्ह कई प्रकार के हैं, तो वो आप आज एक एक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह यानी कि इंग्लिश में आप इसे बोलते हैं फुल स्टॉप। इंग्लिश में सीधी क्या होती है, वाक्य में सेंटेंस के पीछे बिंदी लग जाती है, उसे फुल स्टॉप बोलते हैं। और जब हिंदी का वाक्य कोई पूर्ण हो जाता है तो उसके पीछे सीधा डंडा लगा दिया जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का चिन्ह सीधा डंडा है। तो इस देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में होता है। मतलब एक अकेला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को छोड़ करके तो बाकी जितने भी वाक्य होते हैं उनके पीछे ये चिन्ह लगता है। जैसे देखो, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, यहाँ पे पूरा वाक्य हो गया हमारा। तो यहाँ पे विराम चिन्ह अपने पूर्ण विराम चिन्ह अपने लगा दिया है। दूसरा जो है हमारा वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग, इसका देखो चिन्ह क्या होता है, ये सीधी पूरी डंडी सी होता है, डंडी सी बना करके, यानी कि इसको घुंडी सी बना करके इसको क्या है, नीचे बिंदी लगा देते हैं। इसका प्रयोग प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगता है। जैसे तुम कल कहां गए थे, पीछे अपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे देखिए, तीसरा विस्मय सूचक, यानी कि एक्सक्लामेटरी साइन, जिसे आप बोलते हैं इंग्लिश में एक्सक्लामेटरी साइन, विस्मय सूचक। इसका प्रयोग विस्मय, घृणा, खुशी तथा हैरानी को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए यहां पर कितनी खुशी हो रही है, वाह, वाह के बाद में एक्सक्लामेटरी साइन है, वाह कितना सुंदर फूल है।
तो वहां पे यानी कि क्या है, यहाँ पे एक हर्ष खुशी हमारे को हो रही है। तो चौथा हमारा है अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह सेलीकॉमन भी इसको बोलते हैं, सेमीकोलन भी आप इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके ऊपर सबसे ऊपर तो फुल स्टॉप होता है, बिंदी होती है, और नीचे उसके कोमा होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, अर्धविराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम से लगभग आधा समय रुकने पर अर्धविराम का प्रयोग होता है, ठीक है ना। अब देखो पूर्ण विराम हमने पहले किया था कि पूरा का पूरा जो वाक्य होता है उसके अंत में लगता है। तो वो भी क्या है, उसके अंदर भी क्या है, आधा समय रुकने के लिए, पूरी बात नहीं होती, आधा समय रुकने के लिए ही हमारे को क्या है, ये अर्धविराम का हम करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे देखो कहां कहां पर प्रयोग होता है, जो समानाधिकरण वाक्यों में। समानाधिकरण यानी कि दो समान ऐसे वाक्य हैं जो एक वाक्य पूरा करने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है और दूसरा वाक्य उसमें और जोड़ दिया जाता है। तो दोनों वाक्यों के बीच में ये सेमीकोलन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो शिक्षा से ज्ञान, यहाँ पे कोमा और बिंदी लगा दिया हमने, अर्धविराम लगा दिया। शिक्षा से ज्ञान, ज्ञान से योग्यता, योग्यता से समृद्धि मिलती है। अब सारी की सारी बात शिक्षा के ऊपर चल रही थी, और शिक्षा से अनेकों प्रकार की चीजें जिससे मिल रही हैं, और हमारे को यहाँ पर रुकना था। इसके लिए हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, और यहाँ लास्ट में हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाने के बाद में हमने पूरा विराम चिन्ह लगा दिया, क्योंकि वाक्य पूरा हो चुका है। नेक्स्ट है, देखो इसी में ही है, एक ही वाक्य में दो भिन्न बातों को अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। यानी एक ही वाक्य होता है और उसमें हमारे को क्या होता है कि दो बातें होती हैं, दोनों को अलग अलग करने के लिए। जैसे देखो, मैंने रोहित, मोहित और सोहन को बुलाया था, भाई ने कपिल और पंकज को। अब ये दो वाक्य हैं, बिल्कुल समान हैं, एक भाई ने कपिल और पंकज को। तो यहाँ पे क्या है, हमारी बात पूरी हो गई है, यहाँ पे हमने पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन ये वाक्य और है इसमें रह गया था, तो इसको क्या है, हमने सेमीकोलन से इसको अलग कर दिया, यानी कि इतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा था यहाँ पे, तो यहाँ पे अर्धविराम का हमने प्रयोग कर दिया। तीसरा, विभिन्न उपवाक्यों पर जोर देने के लिए, यानी कि विभिन्न उपवाक्य, कई प्रकार के उपवाक्य होते हैं, उनके ऊपर भी क्या है, हमको उसके ऊपर जोर देने के लिए, यानी कि शब्द से पहले इसका क्या है, जिस शब्द पे हमने जोर देना है, जिस शब्द को हमने हाईलाइट करना है, उससे पहले ही क्या है, ये अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे देखो, खूब पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो, अर्धविराम लगा दिया हमने यहाँ पे। क्यों खूब पढ़ाई करो, किसके लिए, परीक्षा निकट है। ये परीक्षा निकट है यानी परीक्षा के ऊपर हमने क्या है, जोर दिया है, बल दिया है, इसलिए इससे पहले हमने अर्धविराम लगा दिया और हमारी बात पूरी होगी, लास्ट में हमने पूर्ण विराम लगा दिया। नेक्स्ट हमारा पांचवा जो है अल्प विराम, जिसे कोमा बोलते हैं। इसे देखो, थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, वाक्य में थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़ी देर रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और निम्नलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी स्थितियां बहुत हैं। देखो एक ही तरह के शब्दों, पदों, उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए, अब देखो कोमा कहां कहां प्रयोग होता है, भी एक ही तरह के शब्दों, पदों, उपवाक्यों को अलग करने के लिए। जैसे देखो हमारे पास वाक्य है, सौरभ, गौरव, रवि और अमन यहां आ रहे हैं। अब देखो सौरभ और गौरव ये सभी बच्चों के नाम हैं, तो बच्चों के नाम हैं, तो इन्हीं को नामों को अलग करने के लिए हमने कॉमा का प्रयोग किया है। अब यही पद होते हैं, इन्हीं पदों को अलग करने के लिए हमने क्या है, कॉमा का प्रयोग किया है। और लास्ट में हमारी बात पूर्ण हो गई है, तो हमने पूर्ण विराम लगाया है। नेक्स्ट देखो, प्रत्यक्ष संबोधन में नाम के बाद, यानी कि प्रत्यक्ष संबोधन क्या होता है, हमारे सामने जो होता है उसको बुलाने के लिए जो उसका नाम लेते हैं, नाम के बाद में ही हमने कॉमा लगा देते हैं। जैसे देखो, हर्ष यहां आना, हर्ष यहां आना,
तो हमारे सामने उसको बुला रहे, उसके नाम के पीछे हमने क्या लगाया, कोमा लगाया। मिश्र वाक्यों में योजक से पहले, अब जो मिश्र वाक्य होते हैं मिश्र वाक्य जो होते हैं उनके योजक से पहले, योजक दो वाक्यों को जोड़ने वाले, किंतु परंतु पर यानी इसलिए ये और तथा एवं ये योजक होते हैं। इन्हीं योजकों से पहले भी क्या है, कोमा का प्रयोग होता है, मिश्र वाक्यों में होता है। जैसे देखो, बुलाना तो था पर बुलाया नहीं। अब देखो, पर क्या है, योजक है, इसको क्या है, इससे पहले हमने कोमा लगाया। बुलाना तो था पर बुलाया नहीं, पीछे पूर्ण विराम हमने लगा दिया। नेक्स्ट है हाँ या नहीं के बाद, यानी कि किसी वाक्य में हमसे कोई उत्तर पूछ रहा, कोई सवाल पूछ रहा होता है, उसका हम हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। तो देखो, नहीं, मैं दूध नहीं पीता, यानी नहीं, नहीं के बाद हमने कोमा लगाया। हाँ, नहीं के बाद में कोमा लगता है, उसके बाद में पूरा वाक्य पूरा स्पष्ट हो जाता है, पूर्ण विराम लग जाता है। उसके बाद में देखिए, हम पता बताते हैं किसी को, अपना पता बताते हैं या पता लिखते हैं। पता लिखते समय देखो क्या होता है, गली नंबर 220 कोमा रामनगर कोमा दिल्ली। पूरी बात हो गई। यहाँ पे क्या है, पते में यहाँ पर क्या किया जाता है, कोमा का प्रयोग किया जाता है। पत्र में संबोधन के बाद, अब पत्र जब लिखते होते हैं तो वहां किसी न किसी को संबोधन करते हैं, प्रधानाचार्य को संबोधन करते हैं, माता पिता को संबोधन करते हैं, भाई बहन को संबोधन करते हैं। तो कैसे है, देखो, महोदय, महोदय के बाद कोमा लगता है। पूज्य पिताजी, कोमा लगता है। इसी प्रकार तिथि यानी कि डेट, जब हम डेट लिखते हैं, जैसे लिखो बुधवार कोमा, कोई भी वार लिखते हैं तो 2 अक्टूबर जैसे भी लिखते हैं तो उसके बाद भी कोमा लगता है। उद्धरण चिन्ह से पहले, उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह क्या होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा में भी क्या है, ये कहाँ है, तो इन्वर्टेड कोमा से पहले इसका प्रयोग हो जाता है। अब देखो, राम ने कहा, यहाँ पे कोमा लगा दिया। अब यहां से इन्वर्टेड कोमा बेगिन हो गया। तुम चलो कोमा, मैं आया, तो लास्ट में इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह से पहले भी क्या है, कोमा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट होता है पुनरावृत्ति, यानी कि कोई भी शब्द, पुनरावृत्ति का मतलब होता है दोबारा आना। कोई शब्द दोबारा आ रहा है, वही शब्द दोबारा आ रहा है, तो एक के बीच में कोमा लगाते हैं। देखो, भागो भागो शेर आ रहा है। अब यहाँ पे भागो भागो 2 बार है, तो इनके बीच में हमने कोमा लगा दिया, भागो भागो शेर आ रहा है। नेक्स्ट है जटिल वाक्यों में उपवाक्य को अलग करने के लिए। अब जटिल वाक्य होता है, बहुत लंबा चौड़ा वाक्य होता है, उसको क्या है, उपवाक्यों को भी क्या है, अलग अलग करना पड़ता है। जैसे देखो, पिताजी गरीब थे, कोमा लगाया, किंतु उनमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था, पूर्ण विराम। यानी कि यहाँ पे पिताजी गरीब थे, पूरा एक ये मेन उपवाक्य था, इसको हमने अलग किया, और ये उपवाक्य को हमने अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया। तो स्टूडेंट, जितना आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आपने कॉपी में उतारना है। और हमारे विराम चिन्ह यही खत्म नहीं हुए, बहुत प्रकार के आगे आप और भी करेंगे, और अल्प विराम के भी कुछ एक उदाहरण और हैं, आगे और भी आपको बताएंगे। तो उसको ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा। धन्यवाद।